हेलो एवरीवन। तो आज हम सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन चैप्टर में मियोसिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी नंबर 1 जो वीडियो इस चैप्टर की बनाई थी उसमें हमने बात किया था सेल साइकिल और माइटोसिस। ठीक है, तो हम पहले ये जान लेते हैं कि मियोसिस होने का रीजन क्या है, व्हाई मियोसिस टेक्स प्लेस, व्हाई इट अकर्स। तो इसका आंसर है कि जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो जनरेशन टू जनरेशन पर्टिकुलर स्पीशीज का वही स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर बना रहे। जैसे कि हम ह्यूमन बींग की बात करें तो हमारे सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? वी हैव 46 क्रोमोसोम्स, इजंट इट? वी हैव 46 क्रोमोसोम्स इन एवरी सेल, इन एवरी सोमैटिक सेल वी हैव 46 क्रोमोसोम्स। तो यही नंबर हमारा आगे की जनरेशन में भी यही नंबर बना रहे, इसलिए मियोसिस होती है। तो हम जानते हैं कि जब स्पर्म और एग फ्यूज करते हैं तो इस एग के पास होते हैं 23 क्रोमोसोम और स्पर्म के पास भी होते हैं 23 क्रोमोसोम। तो इन एंड ऑफ स्प्रिंग 23 क्रोमोसोम्स आते हैं फादर से और 23 क्रोमोसोम्स आते हैं मदर से, राइट? तो ये ऑफ स्प्रिंग में इस तरीके से 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, इजंट इट? अगर ये नंबर हाफ नहीं होता, अगर सपोज स्पर्म में आधा नंबर नहीं होता, इसमें 46 क्रोमोसोम्स ही होते और एग में भी 46 ही होते, तो यू कैन सी दैट इन द ऑफस्प्रिंग देयर आर 92 क्रोमोसोम्स। ओके, अब ये 92 क्रोमोसोम्स आप समझ सकते हो कि हर एक सेल में उसके 92 क्रोमोसोम्स हैं। ठीक है, अब ये नेक्स्ट जनरेशन बनाएगा, जब नेक्स्ट जनरेशन इसकी बनेगी तो यू कैन सी डबल हो जाएंगे क्रोमोसोम्स। तो वी कैन नॉट डू दिस ना। तो इसे रोकने के लिए क्या होता है? मियोसिस होती है। मियोसिस क्या करता है कि क्रोमोसोम नंबर को हाफ कर देता है। ओके, तो 46 क्रोमोसोम अगर हमारी सोमेटिक सेल में है तो इस सेल से सपोज यू नो टेस्टिस के जो सेल्स होते हैं और जो ओवरीज के सेल्स होते हैं, इन सेल्स में क्या होती है? मियोसिस होती है, राइट? जो सेल्स होते हैं इनके, जो डिप्लॉइड सेल्स हैं जिनमें 46 क्रोमोसोम है, इन सेल्स में क्या होगा? मियोसिस होगी और वी गेट a cell which is having 23 chromosomes. Okay, as same way in testes also there are cells which have 46 chromosomes, but they undergo meiosis to form a gamete, or we can say sperm, which is having 23 chromosomes. So this is the most important reason कि meiosis होता है, और meiosis always takes place in diploid cells, right? Whereas mitosis can take place in diploid as well as haploid, both types of cells, whereas meiosis always occur in diploid cells. Okay, चलिए, तो हम meiosis आज कवर करेंगे। तो पहले हम जानते हैं सेल साइकिल। हमने पिछली वीडियो में बात की थी सेल साइकिल की कि उसके दो फेजेस होते हैं, एक इंटरफेस, और इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू G1 फेज और S फेज और G2 फेज, राइट? और फिर होता है एक एम फेज। अब हम मियोसिस की बात करें तो G1 S और G2 फेज तो होता है, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो एस फेज में क्या होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए अपना अमाउंट डबल करेगा। बट यहाँ पे जो मियोसिस होगी वो मियोसिस की दो साइकिल होंगी, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। और मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में गैप होता है जिससे बोलते हैं हम इंटरकाइनेसिस। दिस इज क्लियर? सो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का जो गैप है वो है इंटरकाइनेसिस, राइट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इंटरफेस इज डिफरेंट थिंग। इंटरफेस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू G1 S और G2 फेज, राइट? तो जो मियोसिस हो रही है उसमें जो डीएनए का रेप्लिकेशन होगा डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस ओनली वंस, यानी कि यहाँ पे जब सेल आएगी एस फेज में तभी डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, दोबारा नहीं होगा। यानी कि इंटरकाइनेसिस में डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? और हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे सेंट्रियोल डिवाइड करते थे, है ना? सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है, लेकिन इंटरकाइनेसिस में जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो एक बार डिवाइड और होंगे,
क्योंकि यहाँ पे मियोसिस सेकेंड के लिए हमें फिर से सेंट्रियोल्स चाहिए होते हैं, वो अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रियोल्स का डिवीजन होगा, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन एक ही बार होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नाउ मियोसिस इज डिवाइडेड इनटू, वही पीमैट वैसा ही है, सेम प्रीमैट से हमें याद रखना है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज and telophase. Right? This is meiosis 1. Similarly, meiosis 2 is divided into PMAT again. Okay? Prophase, metaphase, anaphase, telophase. But you will write over here 2. ठीक है, अब जो meiosis 1 का prophase 1 है, that is quite complicated. ठीक है, जब सेल इस prophase 1 में है, तो ये जो प्रोसेस यहाँ पे जो सेल में जो चेंजेस हो रहे हैं वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, और ये प्रोफेज 1 सबसे लंबा फेज होता है। तो इसकी जो स्टेजेस हैं वो हैं लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन and dikinesis. So these are the 5 phases of prophase 1, right? So lactotine, zygote, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, dikinesis, ये आप एक सीक्वेंस में you have to learn. तो you will learn by this mnemonic लीना, जरा, पैन, दे, ठीक है। L से लैक्टोटीन, zygote, पैकाइटीन, डिप्लोटीन एंड dikinesis. ओके, और यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, टीन वाले सीक्वेंस पे आ रहे हैं, ठीक है, और डायकाइनेसिस 5th वन है, राइट। तो अब पहले हम प्रोफेज 1 में देख लेते हैं कि हर एक स्टेज में क्या हो रहा है। तो ये आपकी सेल है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो लैप्टोटीन में क्या होगा, कॉम्पैक्शन होगा। किसका कॉम्पैक्शन होगा, क्रोमोसोम्स का, राइट। इंटरफेज में जब आप सेल को देखते हो तो हमने बात किया था कि इंटरफेज में जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा डीएनए है, वो डीएनए कुछ ऐसे क्रोमेटिन मटेरियल की तरह पड़ा हुआ है, राइट। लेकिन जैसे ही ये प्रोफेज 1 में एंटर कर रहा है, तो ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा और क्रोमोसोम्स बनाने लगेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको कॉम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा और आपके क्रोमोसोम्स बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, लाइक दिस। फिर आता है आपका जाइगोटीन। जाइगोटीन में आप देखिए कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, दे विल कम क्लोजर टू ईच अदर, राइट। कुछ ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनकी लेंथ एक सी है ना। तो यू नो कि हमारे में पेयर में होते हैं क्रोमोसोम्स, राइट। तो 22 पेयर्स जो होते हैं ऑटोसोम्स होते हैं, और 1 पेयर जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, राइट। तो जो फर्स्ट पेयर की अगर हम बात करें, जो पहला क्रोमोसोम का पेयर है वो सबसे लंबा क्रोमोसोम होता है, जैसे ये, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है थोड़ा उससे छोटा बना लेते हैं। तो ये आप देख सकते हो कि क्रोमोसोम जो है पेयर में होते हैं। अभी हम जो क्रोमोसोम देख रहे हैं वो हमें इस तरीके से देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका है, डीएनए रेप्लिकेट हो चुका है, तो क्रोमोसोम्स कुछ इस तरीके से दिखेंगे। दिस इज क्लियर टू यू। अब क्रोमोसोम्स के ये दोनों जो आर्म हैं, ये दोनों बिल्कुल एक जैसी है, बिल्कुल एक जैसी, सेम टू सेम। तो जो जीन इस पर प्रेजेंट है भाई, क्योंकि ये डीएनए रेप्लिकेट हुआ है ना, सेम टू सेम ही तो होगा। तो जो जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, सपोज कैपिटल ए जीन यहाँ प्रेजेंट है, तो यहाँ भी कैपिटल होगी, कैपिटल ए ही होगी, ठीक है। अब मैंने बात की ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, तो यहाँ पे कैपिटल ए जीन है, यहाँ कैपिटल ए जीन है, तो जरूरी नहीं है यहाँ पे कैपिटल ए जीन हो सकता है स्मॉल ए हो, राइट, रेसेसिव फॉर्म में हो वो जीन। इज दैट क्लियर। तो आप समझ के, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है। होमोलोगस क्रोमोसोम बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होते, लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ये जो इसकी दो आर्म है, ये क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, बिल्कुल एक जैसी हैं। दे आर एग्जैक्ट कॉपी ऑफ ईच अदर, एक चीज बिल्कुल कॉपी है इनकी, राइट। और इस आर्म को और इस वाली क्रोमोसोम की आर्म को हम कहेंगे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, नॉन सिस्टर
नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, राइट। तो ये जो पेयर है ये होमोलोगस क्रोमोसोम है ना। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। सो दिस इज क्लियर टू यू। क्रोमेटिड समझ गए। तो जो आर्म होती है ना, देखिए ये सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर क्या होता है? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है क्रोमोसोम का यहाँ पे। और ये आर्म आप देख सकते हो, दो ऊपर की तरफ दो नीचे की तरफ। ये जो आर्म आपको दिख रही है, तो ये क्या है? ये क्रोमेटिड्स हैं। एक ये क्रोमेटिड हो गया, एक ये क्रोमेटिड हो गया, राइट। दो क्रोमेटिड हो गए, बिल्कुल एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो इस एक क्रोमोसोम में हम कह सकते हैं, एक क्रोमोसोम में कितने क्रोमेटिड है? 2 क्रोमेटिड्स हैं। तो क्रोमेटिड्स और क्रोमोसोम क्लियर टू यू। तो अब हम जाइगोटीन में जब हम देखेंगे तो आपको होमोलोगस क्रोमोसोम बिल्कुल पास पास आते हुए दिख जाएंगे। तो सपोज ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये दूसरा होमोलोगस क्रोमोसोम है, राइट। अगर ये ह्यूमन सेल है तो इस तरीके से आपको 23 पेयर में मिल जाएंगे, है ना। 23 पेयर मिलेंगे। इज दैट क्लियर? तो सपोज ये होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास आ गए और इसके पास पास आने को, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे सिनैप्सिस। दिस प्रोसेस इज व्हाट वी कॉल सिनैप्सिस। तो सिनैप्सिस आपको जाइगोटीन में देखने को मिलेगी। ओके, सिनैप्सिस मतलब जो क्रोमोसोम पास पास आ गए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सिनैप्सिस। और इसके बीच में एक सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, राइट। एक प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर आ जाएगा जो आपको लाइट माइक्रोस्कोप से नहीं दिखेगा, यू विल सी ओनली अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, तो इसके बीच में एक कनेक्शन हो जाता है, राइट। तो ये बिल्कुल चुपके रहेंगे, आपस में भागेंगे नहीं। तो दिस इज व्हाट वी कॉल सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो आप इमेजिन करिए कि इस तरीके से 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, दे आर क्लोज टू ईच अदर नाउ, राइट। तो ये हो गया सिनैप्सिस। अब हम आते हैं पैकाइटिन स्टेज में। अब एक और चीज कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम आपको दिख रहे हैं वो इस तरीके से दिख रहे हैं, इसके पीछे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर को हम कह सकते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल टेट्राड और बाइवेलेंट। ओके, टेट्राड या बाइवेलेंट। बाइवेलेंट मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, एक ये क्रोमोसोम है, एक ये क्रोमोसोम है। तो बाई का मतलब हो गया दो, दो क्रोमोसोम है। टेट्राड, टेट्रा मतलब चार। तो यहाँ आप देख सकते हो चार क्रोमेटिड्स हैं, 1 2 3 और 4, चार क्रोमेटिड्स हैं। तो यू विल सी दैट यहाँ पे टेट्राड और बाइवेलेंट का फॉर्मेशन हो गया है। बट ये इजिली विजिबल होंगे आपको पैकाइटिन स्टेज में। ओके, तो अगर क्वेश्चन आता है कब बनते हैं, तो बनते तो जाइगोटीन स्टेज में, लेकिन क्लियरली विजिबल कब होंगे? पैकाइटिन स्टेज में, यानी कि नेक्स्ट स्टेज में ही आपको क्लियरली विजिबल हो जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आते हैं पैकाइटिन के पास। तो समझ में आया, लैक्टोटीन में क्रोमोसोम कॉम्पैक्ट हो गए। ओके, कॉम्पैक्ट लपेट रहे अपने आप को, उसको जैसे लैक्टो नाम समझ में आ रहा है, लैक्टो से लपेट रहे हैं और कॉम्पैक्ट होते जा रहे हैं। जाइगोटीन में देख कम क्लोजर, पास पास आ गए चिपक के। पैकाइटिन में क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर होगी। कैसे? लेट्स सी। तो ये क्रोमोसोम का पेयर है। अब इसकी ये एक आर्म जो है नीचे से एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर हो जाए। ओके, दे विल क्रॉस ओवर ईच अदर। नाउ क्रॉसिंग ओवर की वजह से, बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर, देखिए मैं थोड़ा यहां पे बना देती हूँ। सपोज अब जहां जहां पे क्रॉसिंग ओवर, यहाँ पे ये अटैच हो रहे हैं एक दूसरे से, है ना। तो हियर यू विल फाउंड रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स। राइट, तो जहां जहां ये क्रॉस ओवर हो रहे हैं वहां वहां पे क्या बन जाएंगे? रिकॉम्बिनेशन नॉड्यूल्स बन जाएंगे और दे विल शेयर देयर जेनेटिक मटेरियल। इज इट क्लियर? तो जैसे ये क्रोमोसोम है, ओके, इसका आधा जेनेटिक मटेरियल यहाँ आ गया क्रॉस दूसरे क्रोमोसोम के पास, राइट। और यहाँ पे जो क्रोमोसोम था, इसका जेनेटिक मटेरियल इसके पास चला गया। तो इस तरीके से जो है एक्सचेंज हो गया जेनेटिक मटेरियल का, किसके बीच में?
non-sister chromatids of homologous chromosomes, right? non-sister chromatids of homologous chromosomes के बीच में जेनेटिक मटेरियल क्या हो गया, शेयर हो गया, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो सकता है, इसकी वजह से आएंगे वेरिएशंस, राइट। तो आप देख सकते हो जो कैपिटल ए जीन यहाँ था वो अब इस आर्म पे चला गया और स्मॉल ए जीन इस पे आ गया। In this way, variation can take place. So this happens at the Pachydian stage. Pachydian stage you will found crossing over and recombination. अब इस केस में एक एंजाइम है which helps. That enzyme is known as recombinase. ठीक है, तो ये क्रॉसिंग ओवर में जो एंजाइम हेल्प कर रही है दैट इज रिकॉम्बिनेज। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर कि रिकॉम्बिनेज एंजाइम किस चीज में हेल्प करती है। So till here everything is clear. So we have seen lactotin stage, we have seen zygotin stage, we have seen Pachydian stage, right? अब diplotin stage में क्या होगा, let's see. So now we are going to see in the next stage, that is diplotin. So Pachydian stage में क्या हुआ, क्रॉस ओवर हुआ, रिकॉम्बिनेशन हो गया। रिकॉम्बिनेशन मतलब दोबारा से कॉम्बिनेशन हुआ है ना, क्रोमोसोम्स ने अपना जेनेटिक मटेरियल शेयर कर लिया है। नाउ हियर यू विल फाउंड इन डिप्लोटिन स्टेज कि जो क्रोमोसोम्स थे जिनके बीच में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, दे स्टार्ट मूविंग अहेड, मतलब दूर जाना शुरू कर देंगे। क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, दे आर स्टार्ट मूविंग अपार्ट। बट जहां पे ये क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहां पे ये भी लिंक है, जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है वहां पे ये भी लिंक है, और इस तरीके का एक्स शेप का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। दैट इज व्हाट वी कॉल कियास्मेटा। ओके, कियास्मेटा फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन डिप्लोटिन स्टेज। इज दैट क्लियर? तो कियास्मेटा जैसा स्ट्रक्चर जो कि एक्स शेप स्ट्रक्चर है दैट यू विल फाउंड इन डिप्लोटिन स्टेज। इज दैट क्लियर? यहां से ये अभी भी जुड़े हुए हैं। तो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स यहाँ से ऊपर पूरे में था, वो समझ लीजिए कि ऊपर से खत्म होता जा रहा है। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स अब इनका टूटता जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं डिप्लोटिन के स्टेज के बाद थी डायकाइनेसिस। अब डायकाइनेसिस में यू विल फाउंड कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी दिस स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और यू विल फाउंड प्रॉपर क्रोमोसोम, और आपको यहाँ पे क्रोमोसोम्स दिखेंगे। अब ये जो कियास्मेटा बना था ना, वो कियास्मेटा बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे आ जाएगा, तो हम इसे कहेंगे टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा, राइट। बिल्कुल एंड से अब ये जुड़े हुए हैं, दोनों क्रोमोसोम की आर्म बिल्कुल एंड से जुड़ी हुई हैं। तो कियास्मेटा आप देख सकते हो कहाँ पे था, यहाँ पे था, अब वो बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट पे आ गया है। तो डायकाइनेसिस में आप कहेंगे कि टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा टेक्स प्लेस एट द डायकाइनेसिस स्टेज। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होगी, आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियोलस ये सब दिखना बंद हो जाएंगे। ओके, अब आपकी आती है, ये तो हो गई आपकी प्रोफेज। इज दैट क्लियर? प्रोफेज में भी सबसे लंबी जो स्टेज होती है वो होती है डिप्लोटिन स्टेज। दिस इज इंपॉर्टेंट। डिप्लोटिन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इज द लॉन्गेस्ट स्टेज। ये कभी कभी कई सालों तक जो सेल होता है वो इसी स्टेज में रहता है। हमने पढ़ा था ओवरी में, रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जो ओवरी होती है, फीटस जब होता है, फीटस की जो ओवरी होती है उसमें आपने पढ़ा था कि जो प्राइमरी oocyte होता है वो अपने आप को अरेस्ट कर लेता है मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 स्टेज पे, और प्रोफेज 1 की भी डिप्लोटिन स्टेज पे। ठीक है, तो आपने यहाँ तक तो पढ़ा था प्रोफेज मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 पे, उसकी भी डिप्लोटिन स्टेज पे वो अपने आप को अरेस्ट कर लेता है। तो वर्टिब्रेट जो हम लोग मैमल्स हैं उनका जो एग है वो कई सालों तक इसी स्टेज में रहता है। आई होप दिस इज क्लियर। सो डायकाइनेसिस के बाद आती है मेटाफेज। मेटाफेज 1
ठीक है। अब भाई मेटाफेज 1 तो समझ ही जाइए कि जब मेटाफेज का बात कर रहे हैं तो क्रोमोसोम बिल्कुल इक्वेटर पे आ गए। कहाँ गए? इक्वेटर पे। अब आप क्या देखेंगे कि जो क्रोमोसोम है वो इस तरीके से दिख रहे हैं, एक क्रोमोसोम ये रहा, दूसरा क्रोमोसोम ये रहा, राइट। तो पेयर में है होमोलोगस क्रोमोसोम, दे आर इन पेयर और दे आर कनेक्टेड हियर, थोड़ा सा इनमें कनेक्शन अभी यहाँ पे है। और यहाँ पे आप सेंट्रियोल्स मिलेंगे, आपको सेंट्रियोल्स पोल्स के तरफ चले जाएंगे, राइट। तो आप क्या देखोगे कि दो लाइन दिख रही है आपको, ठीक है। जो क्रोमोसोम्स की एक लाइन ये रही, एक और लाइन आप इमेजिन करिए बिल्कुल पैरेलल इसके चल रही है। तो इस तरीके से इक्वेटर पे दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर में झूल रही है। जैसे नंबर 1 होमोलोगस क्रोमोसोम, नंबर 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, नंबर 3 लाइक दिस। यू विल इमेजिन 23 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, 23 पेयर इस तरीके से, राइट। अब यू नो कि यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम चलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे काइनेटोकोर, काइनेटोकोर जो प्रोटीन है वो डिस्क जैसी प्रोटीन लग जाती है। अब यहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर अटैच होंगे वो होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच होंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के काइनेटोकोर से अटैच होंगे। आपने ये हम मियोसिस पढ़ रहे हैं, माइटोसिस में क्या पढ़ा था कि जो मेटाफेज स्टेज होती है उसमें क्रोमोसोम इस तरीके से इक्वेटर प्लेट यानी कि मेटाफेज प्लेट जो बोलते हैं हम, है ना, वहां पे लाई कर जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि दे आर सिंगल, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, दे आर बाइवेलेंट और वी कैन से टेट्राड, ठीक है। यहाँ पे टेट्राड है और बाइवेलेंट बोलते हैं जिसको, है ना। तो इस तरीके से अरेंज है, लेकिन यहाँ पे सिंगल है। अब आप जानते हो यहाँ पे काइनेटोकोर होगी, यहाँ पे काइनेटोकोर होगी। तो यहाँ पे जो सेंट्रियोल से स्पिंडल फाइबर आ रहे हैं वो एक ही क्रोमोसोम के दो क्रोमेटिड्स होते हैं, एक ही क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड्स से के पास जो काइनेटोकोर है उससे अटैच, राइट। इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पास जो काइनेटोकोर है उससे अटैच होंगे, यानी कि एक इस वाले क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच होगा, एक इस वाले से। सेम वे हियर। सो दिस इज मेटाफेज 1, ठीक है। इसके बाद आपकी आएगी नेक्स्ट स्टेज, दैट इज व्हाट वी कॉल एनाफेज, ठीक है। तो ये स्पिंडल फाइबर जो है ये शॉर्ट होने शुरू हो जाएंगे और अपोजिट पोल्स पे आपके क्रोमोसोम्स पहुंच जाएंगे विद देयर सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब आप देख सकते हो सिस्टर क्रोमेटिड्स तो साथ साथ में है, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ आ गए, वो सिस्टर क्रोमेटिड्स वहां चले गए, राइट। दीज आर सेंट्रियोल्स, ये इस तरीके से पहुंच गए। दिस इज एनाफेज, राइट। एनाफेज के बाद आप देखेंगे टीलोफेज स्टेज में, टीलोफेज स्टेज में आप क्या देखेंगे कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो बन गई है और जो गोल्गी एपेटस और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो डिसइंटीग्रेट हो गया था वो फिर से रीफॉर्म हो गया है। अब ये जो क्रोमोसोम्स थे ये डीकंडेंस होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। पूरी तरह से डीकंडेंस नहीं होंगे, पूरी तरह से इनका एक्सटेंशन नहीं होगा, लेकिन आज समवॉट दे स्टार्ट डीकंडेंसिंग। तो ये होता है टीलोफेज स्टेज में। फिर इसका साइटोकाइनेसिस हो जाएगी और हमें दो सेल मिल जाएंगे और दिस इज व्हाट वी कॉल डायड ऑफ सेल। इस तरीके से हमें डायड ऑफ सेल मिल गया, ठीक है। अभी मियोसिस 1 हुई है, अभी यहाँ पे मियोसिस 2 होगी, ठीक है। ये डायड ऑफ सेल मिल गया, यानी कि हम कह सकते हैं ये जो स्टेज है इंटरकाइनेसिस है। मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच की जो स्टेज है जिसे हम बोलेंगे इंटरकाइनेसिस। इज इट क्लियर? तो चलिए हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। The production of offspring by sexual reproduction includes the fusion of two gametes, each with a complete haploid set of chromosomes. ठीक है, तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो मेल और फीमेल गैमीट्स क्या होंगे, फ्यूज होंगे, जिनमें हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। गैमीट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल्स। अब ये जो गैमीट्स बने हैं ये स्पेशलाइज्ड डिप्लॉइड सेल से बने हैं, है ना। तो ये जो है ये सपोज एग है और ये स्पर्म है, एग की जगह ओवा लिख लेते हैं, ओवा है। तो यहाँ पे जो ये सेल थी वो डिप्लॉइड थी, ठीक है, 2n सेल थी, उससे ये बना था
सिमिलरली स्पर्म भी 2n सेल यानी कि डिप्लॉइड सेल से ही बना है। So this specialized kind of cell division that reduces the chromosome number by half. तो इसमें आप देख रहे हो कि क्रोमोसोम नंबर आधे हो चुके हैं। Results in the production of haploid daughter cell, और आपको मिल गई है haploid daughter cell। तो ये जो सेल मिली है ये haploid daughter cell है और इस काइंड ऑफ डिवीजन को हम बोलते हैं मियोसिस। ठीक है, इस तरीके का डिवीजन को हम बोलते हैं मियोसिस। और जो माइटोसिस थी वो इक्वेशनल डिवीजन था, यानी कि उसमें जो क्रोमोसोम नंबर थे अगर 46 है तो उससे जो नेक्स्ट सेल बनेगी उसमें भी 46 ही होंगे। तो दैट इज व्हाट वी कॉल इक्वेशनल डिवीजन, इक्वल डिवीजन हो रहा है। तो meiosis ensure the production of haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism, whereas fertilization restores the diploid phase. तो अब ये तो आपने देखा कि meiosis से क्या होगा, हैप्लॉइड सेल्स बन रहे हैं। अब ये हैप्लॉइड सेल्स फ्यूज होंगे और जाइगोट बन जाएगा। तो जाइगोट जाइगोट किससे बना है, फर्टिलाइजेशन से। तो फर्टिलाइजेशन से फिर से हमें डिप्लॉइड फेज मिल जाता है, वी विल गेट डिप्लॉइड फेज अगेन, राइट। So we come across meiosis during gametogenesis in plants and animals. तो meiosis कब होगा, जब gametes बनेंगे। Gametogenesis मतलब formation of gametes। तो जब भी gametes बनेंगे, चाहे plants हो चाहे animals हो, तब क्या होगा, meiosis होगा। This leads to the formation of haploid gametes. अब ये की फीचर्स है meiosis के, वो पढ़ लेते हैं। पहला है meiosis involve 2 sequential cycle। भाई 2 साइकिल होती है, तो meiosis 1 और meiosis 2। ठीक है, 2 sequential cycle of nuclear and cell division called meiosis 1 and meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication. This we had talked of कि DNA replication केवल और केवल एक ही बार होगा, right? Meiosis 1 is initiated after the parental chromosome have replicated to produce identical sister chromatid at the S phase. तो S phase में जब DNA का replication हो जाएगा तभी meiosis 1 होगी। Meiosis involves pairing of homologous chromosomes and recombination between non-sister chromatids of homologous chromosomes. तो हमने देखा कि ये homologous chromosome है, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये homologous chromosome पास आएंगे, जाइगोटीन में पास आ जाएंगे, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, शेयरिंग हो जाएगी, यानी कि अपना जेनेटिक मटेरियल शेयर कर लेंगे, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, राइट। रिकॉम्बिनेशन मतलब दोबारा कॉम्बिनेशन हो रहा है ना, यहाँ से आर्म निकल के छोटी सी कट गई, यहाँ से यहाँ आ गई, यहाँ की आप यहाँ आ गई, तो रिकॉम्बाइन हो रहे हैं, ठीक है। देन एट द एंड यू विल फाउंड 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ meiosis 2। अभी हमने meiosis 1 देखी थी, meiosis 1 के एंड में हमने देखा कि हमें 2 सेल मिली है, जिसे हम कह रहे हैं टायर्ड ऑफ सेल। लेकिन meiosis 2 के एंड में हम देखेंगे कि हमें 4 सेल मिलेंगी, ठीक है। तो अभी meiosis 2 रहती है सॉरी तो meiosis 1 को हम देख लेते हैं पहले। meiosis 1 प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, एक एक करके हम देखेंगे। तो प्रोफेज 1 जो होता है फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन है, सबसे लंबा है एंड मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे आपने देखा कि पहले तो कॉम्पैक्शन हो रहा है क्रोमोसोम का। अब मैंने इसमें आपको बात की थी कि ये लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस, ये 5 फेजेस में डिवाइडेड है, ठीक है। तो लैक्टोटीन में आपको क्या दिख रहा है कि जो क्रोमोसोम्स थे, देखिए यहाँ लिखा होगा when compared to प्रोफेज it has further subdivided into following phases. लैक्टोटीन में आप क्या देखेंगे कि क्रोमोसोम become gradually visible under the light microscope, ठीक है। तो क्रोमोसोम आपको दिख तो जाएंगे लाइट माइक्रोस्कोप में, और यहाँ पे आपको क्रोमोसोम कैसे होते हुए दिख रहे हैं, कॉम्पैक्ट होते हुए। तो कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम यू विल सी इन लैक्टोटीन। तो कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूज थ्रू आउट लैक्टोटीन। तो जब लैक्टोटीन स्टेज में कॉम्पैक्शन ही होता रहता है क्रोमोसोम का। इसके बाद सेकेंड स्टेज आती है जिसे बोलते हैं जाइगोटीन, और ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर एंड दिस प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन इज कॉल्ड सिनेप्सिस। तो यहाँ पे हमने बात की थी कि यहाँ पे सिनेप्सिस होना शुरू हो जाएगी, यानी कि जो क्रोमोसोम्स थे पेयर में वो पास आ जाएंगे, है ना, उनके बीच में कनेक्शन बन जाएगा। सच पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब इन क्रोमोसोम्स को हम बोलेंगे होमोलोगस। अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ्स की स्टडी से देखें तो हमें इनके बीच में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको बोलेंगे हम सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो राइट, इनके बीच में हमें एक स्ट्रक्चर दिखेगा जो इन दोनों को पास रखे हुए है, जिसे हम बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इज इट क्लियर?
अब आगे बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय अ पेयर ऑफ सिनैप्स्ड होमोलोगस क्रोमोसोम इज कॉल्ड बाइवेलेंट और टेट्राड। तो इसे हमने बताया था, इसे या तो हम बाइवेलेंट बोलेंगे या फिर इसे हम टेट्राड बोलेंगे। बाइवेलेंट का मतलब 2 क्रोमोसोम और टेट्राड मतलब 1 2 3 4 क्रोमेटिड्स, ठीक है। However, these are more clearly visible at the next stage. This is very important कि बन तो जाते हैं यहाँ पे, लेकिन आपको पैकाइडिन स्टेज में अच्छे से ये देखने को मिलेंगे। अब आते हैं पैकाइडिन स्टेज। तो पहली जो स्टेज थी वो शॉर्ट लिव थी, ज्यादा टाइम के लिए नहीं थी। अब जो नेक्स्ट स्टेज है पैकाइडिन, वो थोड़ी ज्यादा लंबी है। ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 क्रोमैटिड ऑफ ईच बाइवेलेंट, 4 क्रोमैटिड्स देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 4 क्रोमैटिड्स ऑफ ईच बाइवेलेंट, ठीक है, बाइवेलेंट क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट। यहाँ पे आपको अच्छे से ये दिखने लग जाएंगे पैकाइडिन स्टेज में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लियरली अपीयर्स एट टेट्राड्स, ये आपको क्लियरली टेट्राड दिखाई देगा कब, पैकाइडिन स्टेज पे। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। अब मैंने आपको बताया कि ये जो क्रोमोसोम थे ये आपस में एक दूसरे की एक आर्म इनकी लपेटने लग जाएगी, ठीक है। तो जहां जहां ये क्रॉस ओवर होगा वहां पे आपको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स दिखेंगे, जहां पे भी क्रॉसिंग ओवर अकर हो रही है, यानी कि वेयर एवर द क्रॉसिंग ओवर इज गोइंग ऑन इन बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स यू विल फाउंड रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। क्रॉसिंग ओवर की वजह से जेनेटिक मटेरियल जो है एक्सचेंज होता है 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में, ठीक है। 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा, जिसकी वजह से वेरिएशन आएगा। क्या आएगा? वेरिएशन आता है ना। तो जो जीन इस वाले क्रोमोसोम्स के पास थी वो इसके पास चली गई, और जो जीन इसके पास थी वो इसके पास चली गई, राइट। तो क्रॉसिंग ओवर इज ऑल्सो एन एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस, जिसमें जो एंजाइम हेल्प करती है वो है रिकॉम्बिनेज। इज इट क्लियर? क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द 2 क्रोमोसोम्स, ये हम बात कर चुके हैं, रिकॉम्बिनेशन हो गया। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द पैकाइडिन। तो पैकाइडिन के एंड तक रिकॉम्बिनेशन पूरा हो चुका है, लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द क्रॉसिंग ओवर साइड। तो जहां जहां क्रॉसिंग ओवर हुई है जिस पॉइंट पे, वहां पे जो क्रोमोसोम्स हैं दे आर लिंक्ड, वहां पे ये भी जुड़े हुए होते हैं। The beginning of the diplotin is characterized by the dissolution of the synaptonemal complex. तो डिप्लोटीन जैसे ही शुरू होगा तो जो सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स था दोनों क्रोमोसोम्स के बीच में दिख रहा था हमें, वो कॉम्प्लेक्स के बीच जो ये हटना शुरू हो जाएगा, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स हटना शुरू हो जाएगा, एंड द टेंडेंसी ऑफ द रिकॉम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ द बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। अब ये जो रिकॉम्बाइंड जो होमोलोगस क्रोमोसोम है दे स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइट ऑफ क्रॉसओवर। तो जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुई है वहां पे ये जुड़े हुए हैं, अदरवाइज ये पूरे अलग हो चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे एक एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये आपको एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं कियास्मेटा, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो oocytes होते हैं सम इन सम वर्टिब्रेट्स के oocyte सेल्स होते हैं, डिप्लोटीन कैन लास्ट फॉर मंथ और ईयर्स। जैसे कि अभी मैंने बताया था ह्यूमन की ओवरी जो है, फीमेल की ओवरी में जो प्राइमरी oocyte है वो बहुत सालों तक, जब तक प्यूबर्टी नहीं आती, जब तक गर्ल 30 to 14 एज की नहीं होती है, तब तक वो कहाँ रहता है? मियोसिस 1 की, प्रोफेज 1 की डिप्लोटिनिक स्टेज पे, राइट। Now the final stage of meiotic prophase 1 is dikinesis. Dikinesis कैसे दिखाई देगी? This is marked by the terminalization of chiasmata. तो ये जो chiasmata यहाँ बन रहा था वो chiasmata अब आपको बिल्कुल एंड पे, टर्मिनल पॉइंट पे दिखाई देगा, बिल्कुल एंड पे, ठीक है। तो this is what we call terminalization of chiasmata. And now during this phase the chromosomes are fully condensed. राइट तो भाई प्रोफेज का एंड आ चुका है, यहाँ पे तो आपको क्रोमोसोम बिल्कुल कंडेंस मिलेंगे ही मिलेंगे। आपको पता है माइटोटिक में, जब माइटोटिक साइकिल हमने पढ़ी थी तो फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम है मेटाफेज स्टेज में दिख रहे थे, राइट। लेकिन यहाँ पे मियोसिस में आपको प्रोफेज की एंड वाली स्टेज यानी कि डायकाइनेसिस में आपको कंडेंस क्रोमोसोम दिखने को मिल जाएंगे। समझ में आई बात? माइटोटिक डिवीजन में प्रोफेज में कंडेंसेशन होना शुरू होता है, लेकिन पूरा कंडेंस्ड क्रोमोसोम हमको मेटाफेज स्टेज में दिखता है, यहाँ पे आपको डायकाइनेसिस में देखने को मिलेगा।
and the meiotic spindle is assembled to prepare the homologous chromosome for the separation. तो meiotic spindle बनना शुरू हो जाएगा क्योंकि भाई अब इन homologous chromosomes को हमें अलग करना है, अलग अलग सेल में इनको भेजना है. So by the end of the dikinesis हमें ये सब डिसअपियर होता हुआ दिख जाएगा, न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियर एनवलप जो एनवलप है न्यूक्लियस का वो भी डिसअपियर हो जाएगा, टूट जाएगा. ठीक है, तो डाइकाइनेसिस रिप्रेजेंट तो छोड़िए, मेटाफेज पे आ जाइए. मेटाफेज 1. अब ये जो बायोवैलेंट क्रोमोसोम है, ठीक है, 1 और 2 बायोवैलेंट क्रोमोसोम अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन. ठीक है, तो बीच में सेंटर में जैसे एक सर्कल है, बीच में सेंटर में क्या है, इक्वेटोरियल प्लेट है, जहां पे आपको बायोवैलेंट क्रोमोसोम एक साथ लगते हुए दिखने लग जाएंगे, राइट. एंड द माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से क्रोमोसोम आपको अलाइन होते हुए दिख जाएंगे इन द इक्वेटोरियल प्लेट, राइट. एंड दीज आर द बाइवैलेंट्स. ये क्या है, बाइवैलेंट्स है. तो यहाँ पे काइनेटोकोर इसका काइनेटोकोर ये, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्पिंडल फाइबर निकल रहे हैं वो इनसे जुड़ जाएंगे, राइट. और होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे. एनाफेज में द होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट व्हाइल सिस्टर क्रोमैटिड्स रिमेन एसोसिएटेड एट देयर सेंट्रोमियर. दिस इज इंपॉर्टेंट कि अभी हमने देखा कि एक क्रोमोसोम तो चला गया ऊपर और एक रह गया यहाँ पे, अपोजिट पोल्स पे चले गए ना, ये लाइक दिस. So what we have seen here कि एनाफेज में होमोलोगस क्रोमोसोम तो अलग हो गए, ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम था, लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड साथ साथ है. ये इसकी सिस्टर क्रोमैटिड है, ये साथ साथ है. ये इसका सिस्टर क्रोमैटिड है, ये साथ साथ है ना. ऐसे ये इसका सिस्टर क्रोमैटिड है, साथ साथ है. ये इसका सिस्टर क्रोमैटिड है, साथ साथ है. समझ में आई बात कि होमोलोगस क्रोमोसोम तो अलग हो गए लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड एक साथ होते हैं. समझ में आई बात. यही डिफरेंस होता है माइटोसिस और मियोसिस में कि माइटोसिस में क्या होते हैं, जो बाइवैलेंट होते हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आते हैं. मियोसिस में एक साथ आते हैं बाइवैलेंट. लेकिन जो माइटोसिस होता है तब आपको दिखेगा कि ये क्रोमोसोम एक है, ये दूसरा क्रोमोसोम है. ठीक है, बाइवैलेंट नहीं बनता वहां पे. ठीक है, वहां पे 46 के 46 क्रोमोसोम ऐसे लगे हुए हैं, यहाँ पे पेयर में लगे हुए होते हैं. मियोसिस में पेयर में लगे हुए होते हैं. तो इस तरीके से एक एक होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं एनाफेज में. यहाँ पे क्या होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं, राइट. ये सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाते हैं किसमें, माइटोसिस में. ये वाली बात क्लियर हुई. अब आते हैं टीलोफेज पे. टीलोफेज में क्या होगा, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस रीअपियर. ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है टीलोफेज, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बननी शुरू हो जाएगी और न्यूक्लियस दिखने लग जाएगा आपको. साइटोकाइनेसिस फॉलोज एंड दिस इज कॉल्ड डायोड ऑफ सेल. यानी कि आपको 2 सेल मिल जाएंगे, यानी कि इस एक सेल से अब 2 सेल बन चुके हैं. तो एट द एंड यू विल फाउंड 2 सेल्स जिसे हम बोलेंगे डायोड ऑफ सेल्स, राइट. Although in many cases the chromosome do not undergo some dispersion, they do not reach the extremity extended state of the interphase nucleus. ठीक है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है अब वो खुलने लग जाएगा, डीकंडेंस होना शुरू हो जाएगा, है ना. तो पूरी तरह से अभी डीकंडेंस नहीं होगा यहाँ पे. ओके, एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड स्टेट में ये नहीं जाएगा, राइट. जो कि हम इंटरफेस में देखते हैं पूरा एक्सटेंड होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है, वो पूरी तरह से एक्सटेंशन नहीं हुई है क्योंकि अभी इसको नेक्स्ट स्टेज में एंटर करना है जो कि है मियोसिस 2, राइट. द स्टेज बिटवीन 2 meiotic division is called interkinesis. This we have seen कि मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं हम इंटरकाइनेसिस. इंटरकाइनेसिस फॉलोड बाय प्रोफेज 2. तो मियोसिस 2 की कौन सी स्टेज होगी, प्रोफेज 2, है ना. इंटरकाइनेसिस के बाद प्रोफेज 2 स्टार्ट हो जाएगी. अब मच सिंपलर प्रोफेज देन प्रोफेज 1. तो अब जो प्रोफेज 2 है वो बहुत सिंपल है प्रोफेज 1 से. मियोसिस 2 इज वेरी सिमिलर टू माइटोसिस. ओके, मियोसिस 2 बहुत ही सिमिलर है माइटोसिस से, राइट, क्योंकि यहाँ पे भी इक्वेशनल डिवीजन ही हो रहा है. लेट्स सी. तो प्रोफेज 2, मियोसिस 2 is initiated immediately after cytokinesis. तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ
पीछे हमने देखा साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन हो गया, 2 सेल मिल गए हमें। यूजुअली बिफोर द क्रोमोसोम्स हैव फुली इलोंगेटेड, तो प्रोफेज 2 में एंटर हो जाती है सेल। क्रोमोसोम पूरी तरह से इलोंगेट भी नहीं हुए होते हैं, उससे पहले प्रोफेज 2 में सेल एंटर हो जाती है। इन कॉन्ट्रास्ट टू मियोसिस 1, मियोसिस 2 रिजेंबल नॉर्मल माइटोसिस। तो ये मैंने बता दिया कि मियोसिस 2 बिल्कुल नॉर्मल माइटोसिस की तरह ही होती है। अब इसमें क्या होगा, ऑब्वियसली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाएगी by the end of the meiosis or by the end of prophase 2 the chromosome again become compact, तो क्रोमोसोम फिर से कॉम्पैक्ट होने लग जाएंगे। ठीक है, वही चीज फिर से शुरू हो जाएगी। तो क्रोमोसोम प्रोफेज में आपको कॉम्पैक्ट होने ऐसे कॉम्पैक्ट हो जाएंगे क्रोमोसोम, और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने ये बनाई है ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, है ना। और मेटाफेज में आपको ये जो क्रोमोसोम्स थे वो कैसे दिखेंगे, ऐसे इक्वेटोरियल प्लेट पे हैंग होते हुए, अलाइन होते हुए दिख जाएंगे। और यहाँ से सेंट्रियोल्स क्या करेंगे, सेंट्रियोल्स से क्या निकलेंगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स या फिर हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स ही होते हैं वो, ये निकलेंगे यहाँ से एंड अटैच टू द काइनेटोकोर। यहाँ पे काइनेटोकोर है, यहाँ पे काइनेटोकोर है, दे अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड, जो कि माइटोसिस में होता था। ध्यान है कि ये सिस्टर क्रोमैटिड्स की जो काइनेटोकोर है उससे अटैच होती थी, है ना। अभी हमने मियोसिस 1 में क्या देखा कि एक क्रोमोसोम ये था, एक क्रोमोसोम ये था। ठीक है, ये इसका काइनेटोकोर है, ये इसका काइनेटोकोर है, राइट। तो यहाँ से स्पिंडल फाइबर आया, इससे अटैच होगा, यहाँ से स्पिंडल फाइबर आया, इससे अटैच होगा, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से अटैच हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दे आर अटैचिंग टू द काइनेटोकोर ऑफ द सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स के काइनेटोकोर से अटैच हो रहे हैं। दिस इज क्लियर नाउ। फिर वही एनाफेज में क्या होगा, ये चले जाएंगे, फट जाएंगे, अपोजिट पोल्स पर चले जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ आ जाएगा, ये सिस्टर क्रोमैटिड ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां से ये ऊपर पहुंच गए, यहां से ये इस पोल पे आ गए। तो इट बिगिंस विद साइमल्टेनियस स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर, राइट। सेंट्रोमियर से स्प्लिट हो गए हैं, तो ये सेंट्रोमियर से ही कनेक्टेड होते हैं, सेंट्रोमियर से चिर जाते हैं, फट जाते हैं, अपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं। ऑफ ईच क्रोमोसोम नाउ allow them to move towards opposite poles of the cell by shortening of the microtubule attached to the kinetochore। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल छोटी छोटी होती जाएंगी और वो पोल्स की तरफ पहुंच जाएंगे, राइट। तो अब यहाँ पे देख सकते हो ये प्रोफेज 1 है, ये मेटाफेज 1 है, ये एनाफेज है। मेटाफेज 1 आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम बिल्कुल पास पास है, इसको क्या बोलेंगे हम, बाइवेलेंट या फिर टेट्राड, राइट। अब मेटाफेज 2 देखोगे तो यहाँ पे ये बाइवेलेंट नहीं है, है ना। यहाँ पे ये काइनेटोकोर है, ये इसका काइनेटोकोर है, ये काइनेटोकोर से माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच हो गए हैं। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ये अटैच हो रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से, ये होमोलोगस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर और वी कैन से माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच हो रहे हैं। ये वाली बात क्लियर हो गई। तो ये स्टेजेस ऑफ मियोसिस 1। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं, पोल्स पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलग अलग पोल्स पे पहुंच गए हैं, यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स भी अलग हो गए हैं एनाफेज 2 में, राइट। So this is telophase 1 and at the end of telophase 2 you will found 1, 2, 3, 4 cells. Okay, you will found 4 cells, we can say tetrad of cells, 4 haploid daughter cells we will found at the telophase 2 end. ठीक है, तो एनाफेज के बाद टीलोफेज 2 है, मियोसिस ends with telophase 2 in which 2 group of chromosome once again get enclosed by a nuclear envelope। तो आप देख सकते हो कि टीलोफेज एंड में फिर से आपको क्या दिखेगा कि वो सेल हमें डिवाइड होती हुई दिखेंगी, न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। इस तरीके से 2 सेल से फिर से अब हमें 4 सेल मिल चुकी हैं। ठीक है, तो इन दिस वे एट द एंड ऑफ द टीलोफेज 2 वी विल फाउंड 4 सेल्स। तो वी विल फाउंड टेट्राड ऑफ सेल्स, 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स। ये सारी जो सेल्स हैं वो कैसी हैं, हैप्लॉइड सेल्स हैं। These all cells have 23 chromosomes, 23 chromosomes, right? Significance of meiosis we have seen.
Meiosis is the mechanism by which conservation of species chromosome number of each species achieved cross generation. तो क्रोमोसोम नंबर जो होता है हर एक स्पीशीज का कंजर्व रहता है मियोसिस की वजह से, राइट. इट ऑल्सो इंक्रीजेज द जेनेटिक वेरिएबिलिटी. यहाँ पे आपको जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी होती है यानी कि वेरिएशंस जो आते हैं वो मियोसिस की वजह से ही आते हैं, राइट. एंड वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. तो आपको वेरिएशंस कहाँ कहाँ होते हुए दिख रहे हैं? एक तो पैकाइटिन स्टेज में हमें दिखते हैं, राइट. वी विल सी एट द पैकाइटिन स्टेज. पैकाइटिन स्टेज में क्या होता है कि जो रिकॉम्बिनेशन होता है जिसकी वजह से जो शेयरिंग हो जाती है जेनेटिक मटेरियल की, जिसकी वजह से वेरिएशन होता है. पैकाइटिन स्टेज में दिखेगा और आपको एनाफेज में दिखेगा. एनाफेज, ठीक है. एनाफेज की वजह से वेरिएशन होता है. यू नो कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं दे कैन इंडिपेंडेंटली दे कैन असॉर्ट देमसेल्फ, राइट. तो जो क्रोमोसोम सपोज यहाँ पे है मेटाफेज, ठीक है, ये मेटाफेज 1 की बात कर रही हूँ. तो सपोज ये क्रोमोसोम यहाँ चला गया, ये क्रोमोसोम यहाँ चला गया, हो सकता है ये वाला क्रोमोसोम यहाँ चला जाए ऊपर पोल पे, है ना. ये क्रोमोसोम यहाँ आ जाए, ये क्रोमोसोम यहाँ आ जाए, हो सकता है ये वाला क्रोमोसोम यहाँ आ जाए, राइट. तो यू कैन सी हियर कि जो जीन यहाँ पे थी कैपिटल ए, सपोज यहाँ पे वो जीन थी स्मॉल ए, तो स्मॉल ए तो इस साइड आ गई इस पोल पे, स्मॉल ए जीन यहाँ आ गई, और भाई कैपिटल ए वाला जीन वाला क्रोमोसोम ऊपर चला गया. कैपिटल ए इसके दोनों यहाँ पे स्मॉल ए है ना. तो आप देख सकते हो कि कैसे सेग्रीगेशन हो रहा है. दे कैन इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट, राइट. तो यहाँ पे सपोज कैपिटल पी जीन थी तो इस पे भी कैपिटल पी होगी, यहाँ पे स्मॉल पी थी, यहाँ पे स्मॉल पी थी. तो आप देख सकते हो कैपिटल पी किसके संग चली गई? कैपिटल ए के संग. तो यहाँ पे सपोज आर कैपिटल आर जीन थी, यहाँ पे भी आर थी, यहाँ पे स्मॉल आर थी, यहाँ पे स्मॉल आर थी, राइट. तो कैपिटल पी कैपिटल आर और कैपिटल ए चले गए साथ में, है ना. और यहाँ की साइड कौन कौन से आ गए? यहाँ की साइड आ गए स्मॉल पी, स्मॉल आर और स्मॉल ए, राइट. अब अगर ये वाला क्रोमोसोम ऊपर चला जाता तो स्मॉल ए ऊपर चला जाता और कैपिटल ए यहाँ आ जाता, है ना. तो कोई भी भाई कहीं भी जा सकता है, इंडिपेंडेंटली दे कैन असॉर्ट देमसेल्फ. ऐसा फिक्स नहीं है कि यहाँ पे जो है डोमिनेंट जीन है तो ये डोमिनेंट वाले के साथ ही जाएगी, रेसेसिव वाले को नहीं लेके जाएगी. ऐसा कुछ नहीं होता है. दे कैन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट देमसेल्फ. ये हमने मेंडल का लॉ पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स कैन इंडिपेंडेंटली असॉर्ट देमसेल्फ. तो दिस आल्सो by this also variations can take place. इसकी वजह से भी variations होते हैं. Is that clear? So this is all about meiosis. Thank you for watching this lecture and please check the playlist. मैंने क्लास 11 और क्लास 12 के बहुत सारे चैप्टर्स अपलोड किए हुए हैं. You just go to the playlist of this channel. Okay, thank you for watching.